के क्लासेस। आज हम इस क्लास में कोशिका विज्ञान का जो टॉपिक है कोशिका विभाजन को पढ़ने वाले हैं। कोशिका विभाजन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारी एग्जामों में इस टॉपिक से 2-2 से 3-3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले साल की जो रेलवे की एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये टॉपिक जो कोशिका विज्ञान है ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को टुकड़ों में तोड़कर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। जो भी इस वीडियो को या इस वीडियो पर पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, वो पिछले वीडियो भी देखे ताकि आपको अच्छे से ये और वो पीछे की वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, और इन वीडियो में जो भी आपको बताया जा रहा है उनको आप नोटबुक में या अपने जैसे भी अपने हिसाब से लिख कर उनका अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों। और जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा कोशिका विज्ञान, उसके बाद इन टॉपिकों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं टेस्ट के रूप में आपको प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं आज के इस बहुत ही प्यारे टॉपिक कोशिका विभाजन पर, जिससे हम बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में इसकी खोज यानी कि हर एक टॉपिक में जो भी आता है उसकी हर एक की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इस पर है वो उनको भी मैं बता देता हूँ। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका विभाजन की खोज की थी रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। लेकिन यहाँ पर हर एक स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम कोशिका में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैज्ञानिकों के नाम भी चेंज होते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो पीछे वाले वीडियो है उनको देखो और समझो, फिर इस आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, ताकि कोशिका विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितना भी इससे क्वेश्चन उठते हैं, उन क्वेश्चनों को आप एग्ज़ाम हॉल में आसानी से बना सको। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के इस क्लास पर और इसको और बेहतरीन क्लास बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की इस क्लास पर। कोशिका विभाजन 1855 में सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्चो ने बताया कि जो नई कोशिका बनती है उन कोशिका का जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होता है। कोशिका विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। कोशिका विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये क्यों होता है इनको हम आगे समझेंगे। कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम 1855 में वैज्ञानिक वर्चो ने बताया कि जितने भी नई कोशिकाएं हैं वो हर एक कोशिकाएं टूट कर नई कोशिकाएं बनती है। यानी कि उनका कहना था वैज्ञानिक वर्चो का कि जितनी भी कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनती है वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। ठीक है दोस्तों, उन कोशिकाओं का जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य कोशिका में अनेक संततित कोशिकाओं का जन्म देना है। ठीक है, एक कोशिका से टूट कर 2 कोशिका बनती है, 2 कोशिका से 4, ऐसे टूट कर कोशिका बनती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो नई कोशिकाओं को अनेक संतति कोशिकाओं का जन्म देना, यही वैज्ञानिक वर्चो का कहना था कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती वो पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही टूटकर बनती है। ठीक है, और जो नई कोशिकाएं वो फिर नई कोशिकाओं को बनाती हैं। कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य कोशिका में अनेक संततित कोशिकाओं का जन्म देना होता है। ये कोशिकाएं मानव तथा अन्य प्राणियों में शारीरिक वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनर्उत्पादन, नवीन अंगों में वृद्धि और लैंगिक अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, शारीरिक वृद्धि जो होती है वो कोशिका विभाजन का जब टूट कर कोशिका विभाजन बहुत ही अधिक अनेकों मात्रा में जब एकत्रित होती है तब शारीरिक वृद्धि होती है। और जब कहीं पर चोट या क्षतिग्रस्त लग जाती है अपने कहीं पर भी, तो वहाँ पर भी जब कोशिकाओं को
नई पुरानी कोशिकाओं को टूटकर नई कोशिकाओं के रूप में लेना और उस जगह जो क्षतिग्रस्त है उनको घाव भरना, ठीक है। ऊतकों के पुनर्उत्पादन और नए अंगों का वृद्धि करना, लैंगिक और अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका विभाजन, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसे हम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सामान्यतः कोशिका का विभाजन दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक होता है समसूत्री यानी मिटोसिस एवं दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन जिसे मिसोसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो दो विभाजन है, इसके अतिरिक्त एक अन्य विभाजन भी होता है जिसे बोला जाता है एमिटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन, ठीक है, जिन्हें असूत्री विभाजन कहते हैं। असूत्री विभाजन थोड़ा छोटा है इसलिए इसको पहले समझ लेते हैं। असूत्री कोशिका विभाजन यानी एमिटोसिस मतलब असूत्री कोशिका विभाजन। यह विभाजन आदिम जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखा जा सकता है, ठीक है। ये जो असूत्री कोशिका विभाजन है ये आदिम जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखा जा सकता है और असूत्री कोशिका विभाजन को प्रत्यक्ष केंद्र विभाजन भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष केंद्र विभाजन का संबंध किससे है, या असूत्री कोशिका विभाजन का अन्य नाम क्या है, या प्रत्यक्ष केंद्र विभाजन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन, या डी ऑप्शन दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष केंद्र विभाजन को ही असूत्री कोशिका विभाजन या असूत्री कोशिका विभाजन को ही प्रत्यक्ष केंद्र विभाजन कहते हैं, ठीक है। इसमें केंद्र पहले लंबा हो जाता है फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है। वेरी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों, इतनी आसानी से इसको समझा भी नहीं जा सकता है और इतना भी मुश्किल नहीं है कि समझ में नहीं आए, ठीक है। असूत्री कोशिका विभाजन आदिम जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखा जा सकता है और इसे प्रत्यक्ष केंद्र विभाजन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें केंद्र पहले लंबा हो जाता है और फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक भाग में अपना एक खुद का केंद्र पहुंचता है। जब पहले इसमें जो होता है, जब प्रत्यक्ष केंद्र विभाजन होता है तो इसमें पहले जो केंद्र रहता है वो लंबा होकर दो भागों में टूट जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब विभाजित होकर अलग हो जाते हैं तो जो एक केंद्र था उसके दो भाग हुए, तो जो दो भाग हुए तो वह खुद ही अपने आप में एक नया केंद्र विकसित कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये होता है असूत्री कोशिका विभाजन। चलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समसूत्री कोशिका विभाजन और आज ये क्लास पूरी समसूत्री कोशिका विभाजन पर ही है। समसूत्री कोशिका विभाजन, इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। असूत्री कोशिका विभाजन को प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन और समसूत्री विभाजन को परोक्ष कोशिका विभाजन कहा जाता है। समसूत्री विभाजन का एक दूसरा नाम है जिसे वैज्ञानिक नाम रहते हैं, वैसे इसे माइटोसिस समसूत्री विभाजन को माइटोसिस भी कहा जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है और असूत्री को एमाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इनसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है दोस्तों, उन क्वेश्चनों को हम टेस्ट में करने वाले हैं, तो इसलिए आप टेस्ट को जरूर अटेंड करिएगा। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1882 में वॉल्टर फ्लोमिंग द्वारा किया गया। उन्होंने ही कोशिका विभाजन का नाम माइटोसिस रखा, ठीक है दोस्तों। माइटोसिस जो है ये वर्ड किसने लिया था, तो ये वर्ड लिया था वॉल्टर फ्लोमिंग द्वारा 1882 में सबसे पहले माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि कोशिका विभाजन का नाम माइटोसिस रखा, जिसका अर्थ होता है वॉल्टर फ्लोमिंग के अनुसार जो माइटोसिस है उसका अर्थ होता है धागे की तरह निर्माण, थ्रेड लाइक फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों, थ्रेड लाइक फॉर्मेशन।
अब माइटोसिस का शब्द का अर्थ तो थ्रेड लाइक फॉर्मेशन होता ही है, ठीक है, लेकिन वास्तव में माइटोसिस शब्द का अर्थ क्या होता है? माइटोसिस शब्द का अर्थ केंद्रक का विभाजन है, ठीक है। माइटोसिस का अर्थ होता है केंद्रक का विभाजन, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह शब्द केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के विभाजन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। माइटोसिस बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। समसूत्री विभाजन, जिसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। माइटोसिस में जो वर्ड है माइटोसिस, उसका व्यवहारिक रूप से जो शब्द है वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के विभाजन के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्रकार का कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिका में होता है, ठीक है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई कोशिका बनाती है, ठीक है। ये वो मात्र है दोस्तों, मात्रा वाला मात्रा नहीं, मात्र है, ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन में निरंतर प्रतिक्रिया होती है। जो समसूत्री कोशिका विभाजन होती है उसमें निरंतर प्रतिक्रिया होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन एक जटिल प्रक्रिया है। ये 2 पॉइंट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन एक निरंतर प्रक्रिया है और समसूत्री कोशिका विभाजन एक जटिल प्रक्रिया है। समसूत्री यानी मिटोसिस को 5 चरणों में विभाजन किया गया है, ठीक है। समसूत्री जो 5 चरणों में विभाजन किया जा सकता है, ठीक है। बहुत ही चरणों में विभाजन किया गया है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट 5 चरण हैं। वो 5 चरण कौन कौन से हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं अभी। ये है विश्राम अवस्था या इंटरफेस। पहले इसको हम इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इधर भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, इसे बहुत स्किप नहीं करना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल समझ में आएगा, बस ध्यानपूर्वक देखते रहना। ये है दोस्तों विश्राम अवस्था या इंटरफेज या विश्राम अवस्था। जो समसूत्री विभाजन को 5 भागों में बांटा गया है, उसका पहला भाग है विश्राम अवस्था। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम समसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक कोशिका जो होती है वो विश्राम अवस्था में होती है। सर्वप्रथम सबसे पहला पॉइंट है कि जब समसूत्री विभाजन शुरू होता है तो उस समय पहले प्रत्येक कोशिका विश्राम अवस्था में रहती है, इसीलिए इसे विश्राम अवस्था या इंटरफेज कहा जाता है, ठीक है। पहले इसमें क्या क्या रहता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो तारक केंद्र है, ये 2 तारक केंद्र है, ये जो दिख रहे हैं ये आपको तारक केंद्र है, ठीक है दोस्तों, ये तारक केंद्र है। उसके बाद केंद्रक झिल्ली होती है, ये है केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रक झिल्ली होती है। उसके बाद ये जो आपको ये इधर दिखाई दे रही है, ये होती है कोशिका झिल्ली। क्या होती है दोस्तों, कोशिका झिल्ली। और जो ये इसमें द्रव्य दिखाई दे रहा है, अलग ही द्रव्य अलग ही दिखाई दे रहा है, ये होती है कोशिका द्रव्य, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने टॉपिक समझ लिया है, ठीक है। जो इसके आसपास जो ये गोलाई में दिखाई दे रही है, ये है कोशिका झिल्ली। ये जो ये दिखाई दे रही है कोशिका इसकी झिल्ली जो बाहर की साइड है, और ये है अंदर ये है कोशिका द्रव्य। जो ये दिखाई दे रहा है ये है कोशिका जो द्रव्य, ये भी एक केंद्रक झिल्ली है। ये जो दिखाई दे रही है ये केंद्रक की झिल्ली है, ठीक है। इसमें कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और तारक केंद्र है जो अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। इंटरफेस की बात, ये इसकी इमेजिंग की बात हो गई है। अब इसकी खासियत, इसका क्या कार्य है, ये शुरुआत में सबसे पहले समसूत्री विभाजन का पहला ही पॉइंट 5 चरणों में बांटा है, तो ये इसका ये पहला चरण में क्या खासियत है उसको समझते हैं। समसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक कोशिका विश्राम अवस्था में रहती है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका, समसूत्री विभाजन कोई एक कोशिका से तो होता नहीं है, मतलब होता तो एक ही कोशिका से, लेकिन जितनी भी कोशिका हो सबका एक साथ करता है समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें प्रत्येक कोशिका जो होती है वो एक विश्राम अवस्था में होती है, ठीक है। उसके बाद इस अवस्था में कोशिका जो रहती है वो जल योजित होने के कारण इनमें गुणसूत्र रहते हैं, वो गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते,
ठीक है। कोशिका में हर एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। कब? क्योंकि इसमें प्रारंभिक अवस्था में उसमें जल रहता है, ठीक है। आगे दिखाई देंगे, वो जब आगे हम चरणों में जाएंगे तब दिखाई देंगे, लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था में क्या है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य के साथ साथ जल भरा हुआ है, तब तो इसमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस अवस्था में जो केंद्रक जाल है दोस्तों, जो केंद्रक जाल है, उस जाल में जो केंद्रक द्रव्य में विस्तृत रहता है, ठीक है। जो केंद्रक जाल है, क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है केंद्रक जाल को। तो जो केंद्रक जाल है वो केंद्रक द्रव्य में विस्तृत रहता है, परंतु धीरे धीरे यह केंद्रक जाल स्पष्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इसमें से पानी है जो वो धीरे धीरे अलग होने लगता है और समाप्त, धीरे धीरे इसमें से पानी हट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उस समय केंद्रक जाल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, ठीक है। यह होती है अपनी पहली विश्राम अवस्था या इंटरफेज अवस्था, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? पहले तो होता है यह समसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक कोशिका का जो विश्राम अवस्था में होती है, ठीक है। अभी ये विश्राम अवस्था में, इसमें जो जल रहता है, उस जल रहने के कारण गुणसूत्र जो रहते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और इसमें जो केंद्रक जाल है वो केंद्रक द्रव्य में विस्तृत रहता है, ठीक है। चलते हैं अपनी, ये है विश्राम अवस्था। अब आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। विश्राम अवस्था या इंटरफेस, ठीक है। समसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले कोशिका विश्राम अवस्था में होती है, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, इस अवस्था में कोशिका जलयोजित यानी पानी भरा हुआ होने के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। क्या नहीं दिखाई देते हैं? इस अवस्था में कोशिका के जलयोजित होने के कारण जो गुणसूत्र रहते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस अवस्था में जो केंद्रक जाल यानी क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है वो केंद्रक द्रव्य में विस्तृत यानी डिफ्यूज्ड रहता है, ठीक है। परंतु धीरे धीरे जब जल इसमें से हट जाता है तब केंद्रक जाल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ये हो गया अपना फर्स्ट विश्राम अवस्था। समसूत्री विभाजन जो 5 चरण है उसमें से पहला चरण कंप्लीट होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चरण पर। अगला चरण वेरी इंपॉर्टेंट चरण रहने वाला है दोस्तों, और इसे और भी बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रोफेस अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देखना, इसको आसानी से समझेंगे हम, ठीक है। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर इमेज के थ्रू समझेंगे। समसूत्री कोशिका विभाजन के प्रारंभ होते ही कोशिका में निर्जलीकरण शुरू होने लगता है। जब प्रोफेस चरण आता है, उस चरण में समसूत्री का कोशिका विभाजन के प्रारंभ जब शुरू होता है तब प्रोफेस लग जाता है। तो उस समय कोशिका में निर्जलीकरण शुरू होने लगता है। उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप कोशिका और क्रोमेटिक जाल भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट चरण था उसमें जल योजित था, अब जो सेकेंड चरण आया उसमें जल निर्जलीकरण शुरू हो गया। तो इस निर्जलीकरण के कारण पानी जब इसमें से हट जाएगा तब कोशिका और क्रोमेटिन जाल भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। इसके पश्चात जो क्रोमेटिक जाल के धागे टूटकर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। किस अवस्था में? प्रोफेस चरण में। प्रोफेस चरण में जो क्रोमेटिन के जाल के जो धागे हैं वो टूट कर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने लगते हैं, ठीक है। यह टुकड़े गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र प्रोफेज अवस्था में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती है जिन्हें हम क्रोमोमियर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन, हर एक लाइन से छोटे छोटे क्वेश्चन उठ के आएंगे, ठीक है। जैसे ये कि जब प्रोफेज अवस्था में क्रोमेटिन जाल के धागे टूटकर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह टुकड़े गुणसूत्र होते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचना दिखाई पड़ती है जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रोमोमियर, ठीक है।
यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये टेस्ट में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट को ज़रूर अटेंड करिएगा। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट बन रहा है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में क्या है, प्रत्येक जीव की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। ये तो निश्चित है कि प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, सॉरी दोस्तों यहाँ पर नहीं सही है, प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है ना। प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार 1 मिनट, यहाँ पे प्रत्येक गुणसूत्र टूटकर दानेदार टूट जाते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र, ठीक है, प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। और प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है, ठीक है। हो जाता है दोस्तों, कभी कभी कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, ठीक है। डबल से हम यहाँ से रिपीट करते हैं। प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है, वह अपने आप में जो स्थान रहता है उसे ही सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। एक होता है क्रोमोमियर, ये वाला है क्रोमोमियर, ये है सेंट्रोमियर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अभी पढ़ लेना, जब मैं टेस्ट लूँगा तब कंफ्यूज होना, अभी नहीं होना। प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इन्हें आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो, और फिर नहीं समझ में आए तो वीडियो देख लेना, ठीक है दोस्तों। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा और हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे समझने की से। अगला पॉइंट है अपना जंतु कोशिकाओं में तारक काय यानी सेंट्रोसोम 2 भागों में विभाजित होकर कोशिकाओं के दोनों ध्रुवों पर खसक जाता है। धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है और गुणसूत्र कोशिकाओं के मध्य में आ जाते हैं। फिर केंद्रक झिल्ली के गायब होने के साथ साथ प्रोफेज अवस्था पूरी हो जाती है। अब ये यहाँ पर प्रोफेज अवस्था पूरी हुई है। अब हम इसको इमेज के थ्रू बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये है प्रोफेज। प्रोफेज समसूत्री विभाजन का जो है सेकेंड चरण है, ठीक है, सेकेंड चरण ये है प्रोफेज। प्रोफेज में ये है सेकेंड सेंट्रोसोम। ये है प्रोफेज। प्रोफेज में ये है सेकेंड सेंट्रोसोम, ठीक है दोस्तों। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है क्रोमोसोम कंडेंसिंग और ये है सेंट्रोसोम, ठीक है। ये है प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था यानी कि प्रोफेज, इसमें समसूत्री विभाजन का सेकेंड चरण है ये, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, समसूत्री विभाजन अभी आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समसूत्री विभाजन के प्रारंभ होते ही जब कोशिका विभाजन का निर्जलीकरण होने लगता है तब कोशिका और उसमें उपस्थित क्रोमेटिन जाल दिखाई देता है, ठीक है। ये कोशिका और इसमें जो क्रोमेटिन जाल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कैसा जाल बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो क्रोमेटिन जाल के धागे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में अलग ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये टुकड़े गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ये है क्रोमोसोम, ये जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं यही है क्रोमोसोम, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार संरचना पाई जाती है। इनमें छोटे छोटे दानेदार संरचना पाई जाती है जिन्हें हम क्रोमोमियर कहते हैं, ठीक है। अभी हमने उधर पढ़ा है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो उन्हें हम क्रोमोमियर कहते हैं, ठीक है। ये जो धागे की दानेदार संरचना है इसके ऊपर ही दानेदार धागा है, इसके ऊपर ही दानेदार संरचना है, उन्हें हम क्रोमोमियर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रारंभ में गुणसूत्र थोड़े लंबे होते हैं उनमें प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जब निश्चित रहती है तब प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान रहता है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। प्रत्येक गुणसूत्रों में एक विशिष्ट स्थान होता है, इस पॉइंट पर ध्यान रखना, जिन्हें हम
सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और वह जिस स्थान पर, और प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है, उसी को सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। क्रोमोमियर और सेंट्रोमियर में अलग अलग है, ठीक है। क्रोमोमियर कब होता है, जब जो ये धागेनुमा संरचना है, इसके ऊपर जो दानेदार संरचना पाई जाती है, रचना पाई जाती है, उन्हीं रचनाओं को क्रोमोमियर कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र पर दानेदार जो रचना दिखाई देती है, मतलब दिखाई रचना है, तो उससे हम क्रोमोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर, जब गुणसूत्र रहते हैं उनमें एक अपना अलग सा एक सेंटर रहता है, ठीक है, उसी विशिष्ट स्थान को सेंट्रोमियर कहा जाता है, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या होता है, गुणसूत्रों की लंबाई में 2 अर्ध भागों में विभाजन होता है। गुणसूत्र की जो लंबाई रहती है, लंबे हो जाते हैं गुणसूत्र, उसके बाद उनमें 2 भागों में विभाजन हो जाता है, ठीक है। और उन दोनों अर्ध भाग एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं, ठीक है, जो सेंटर बनता है, ठीक है, जो विशिष्ट स्थान पर जुड़े रहते हैं। उसी विशिष्ट स्थान का बोल रहा हूँ मैं, जो एक गुणसूत्र पर जब विशिष्ट स्थान रहते हैं जिसे सेंट्रोमियर बोला जाता है, उसी स्थान पर वो दोनों जुड़े रहते हैं, ठीक है, टूटकर उसी स्थान पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक सेंट्रोमियर का स्थान है, ठीक है, ये एक सेंट्रोमियर का स्थान है, यहाँ पर ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक अर्ध भाग को अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड बोला जाता है, ठीक है, एक क्रोमेटिड रहता है, ठीक है दोस्तों। उसी इसमें नहीं दिखाया गया है क्रोमेटिड, लेकिन एक क्रोमेटिड रहता है जिस स्थान पर ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में तारक का यानी सेंट्रोसोम, ये होता है सेंट्रोसोम का सिंबल, यहाँ पर सेंट्रोसोम का दिखाई दे रहा है। तो सेंट्रोसोम 2 भागों में विभाजित होकर कोशिकाओं के दोनों ध्रुवों पर खिसक जाता है, ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक सेंट्रोसोम ये हो रहा है, एक सेंट्रोसोम ये हो रहा है, ठीक है, एक मिनट, एक सेंट्रोसोम ये हो रहा है, एक सेंट्रोसोम ये हो रहा है, दोनों सेंट्रोसोम टूटकर दोनों ध्रुवों पर खिसक गए हैं, ठीक है दोस्तों, खिसक जाते हैं, यानी अभी ये खिसक गए हैं अपने डायग्राम में। प्रत्येक जो सेंट्रोसोम है उसके चारों ओर अनेक राशियाँ, तो देखो दोस्तों, ये अनेक तारक का जो राशियाँ है, ये जो मैंने लिखा है उसमें उसी को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं और इनके आसपास अनेक राशियाँ निकलती रहती है, ठीक है। दोनों तारक कायों के बीच में कोशिका द्रव्य में कुछ परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, क्योंकि ये धागे इधर से उधर होते रहते हैं, तो इनमें परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण दोनों तारक कायों के बीच तरकु धागा यानी स्पिंडल का निर्माण होता है, एक ऐसा स्पिंडल बन जाता है, ठीक है, जिसके कारण गुणसूत्र सिकुड़कर छोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप ध्यानपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें। ये एक स्पिंडल बन जाता है, ठीक है, और इस स्पिंडल बनने के कारण यहाँ पर ये जब रोटे अपने हिसाब से, मतलब आगे पीछे जैसे भी इनमें बहुत ही स्पीड से वर्क होता है, तो इस कारण जो कोशिका द्रव्य रहता है वो उसमें परिवर्तन होता है, और उसमें परिवर्तन होने के कारण जब गुणसूत्र जो रहते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और छोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पादप कोशिकाओं में जो तरकु धागे तो बनते हैं, परंतु तारककाय नहीं बन पाते हैं, ठीक है, ऐसे तारककाय नहीं बन पाते हैं जैसे इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे इस प्रोफेस चरण है, इससे इतनी जानकारी मिलती है, ठीक है। एक बार और आप इसको रिपीट करके ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बार में ये समझना बहुत ही मुश्किल रहेगा, इसलिए एक बार और इसको आप इस पीछे मुँह करके वापस देखना, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना इसको, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, तो इसको आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चरण पर, ये है मेटाफेज, ठीक है दोस्तों। मेटाफेज के बारे में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ने की समझाऊंगा दोस्तों। ये है तो बहुत छोटा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेटाफेज
समसूत्री विभाजन की इस अवस्था में स्पिंडल जो बना था, किस में बना था, प्रोफेज में बना था, वो पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक है, जो स्पिंडल कहाँ बना था, प्रोफेज अवस्था में बना था, वो इस अवस्था में पूर्ण रूप से स्पिंडल जो रहता है पूर्ण विकसित हो जाता है। और तर्को यानी स्पिंडल के बीचों बीच भाग को मध्यवर्ती रेखा कहते हैं। ठीक है, सभी गुणसूत्र खिसक कर जो सिकुड़ गए, जो छोटे हो गए, मोटे हो गए, टूट गए, वो सभी खिसक कर इन मध्यवर्ती रेखाओं पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर द्वारा तर्को धागों से जुड़ जाते हैं। जो तर्को धागा सेंट्रोमियर बना था, ठीक है, प्रोफेज में, उसी पर सेंट्रोमियर द्वारा तर्को धागों से जाकर ये जुड़ जाते हैं। किस अवस्था में, मेटाफेज अवस्था में। ठीक है, ये है मेटाफेज। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों मेटाफेज। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा मेटाफेज। मेटाफेज में देखो दोस्तों, ये समसूत्र विभाजन का थर्ड पॉइंट है, थर्ड अपनी चरण है। मेटाफेज में क्या होता है कि जब स्पिंडल कब कहाँ बना था, प्रोफेज अवस्था में बना था, वो स्पिंडल इसमें आकर पूर्ण विकसित हो गया। ठीक है, जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है तो इसके बीचों बीच, ये इसके बीचों बीच में, इसके बीचों बीच के भागों को मध्यवर्ती रेखा कहा जाता है। इस मध्यवर्ती रेखा में जितने भी गुणसूत्र थे वो पहले की तुलना में अभी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये एक संरचना भी बना रहे हैं, जिसे हेलिक्स संरचना रहती है, इसी संरचना बना रहे। इसमें स्पष्ट रूप से भी दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र जो आसपास किधर भी है, इस इतने एरिया में किधर भी है, वो खिसक कर इस मध्यवर्ती रेखा पर आकर मिल जाते हैं। ठीक है, इस मध्यवर्ती रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं और अपने सेंट्रोमियर, ये एक सेंट्रोमियर भाग है। ठीक है, जो सेंट्रोमियर तर्को धागो, ये एक सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर पर आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र ये एक मध्यवर्ती रेखा, मेटाफेज, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है मेटाफेज की, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्यवर्ती रेखा किस अवस्था में बनती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफेज। किस चरण में बनती है, तो मेटाफेज चरण में बनती है। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाएंगे जिसका आपको आसानी से आंसर लगा सकते हो इस वीडियो को देखकर, अगर जो आपको अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। मेटाफेज के बारे में भी बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ साथ भी जो नॉर्मल बेसिक फैक्ट है वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अब डायग्राम के द्वारा अब समझा भी रहा हूँ, तो इसको अब अच्छे से समझे और डायग्राम बनाएं और नोट करें। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक, अगला चरण। ये है एनाफेज, समसूत्री विभाजन, यानी कोशिका विभाजन का जो समसूत्री विभाजन है उसी का ये चौथा चरण है, एनाफेज। एनाफेज की इस अवस्था के आरंभ से ही प्रत्येक गुणसूत्र का सेंटर नियर दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र को क्रोमेटिड अब अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा डायग्राम पर। ठीक है, हम एक बार और इसको देखते हैं कि एनाफेज की इस अवस्था के आरंभ से ही प्रत्येक गुणसूत्र का सेंटर जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र का क्रोमेटिड अब अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब डायग्राम से समझेंगे कि एनाफेज में होता क्या है। ये है एनाफेज। ठीक है दोस्तों, समसूत्री विभाजन में एनाफेज का बहुत ही बड़ा रोल है दोस्तों। समसूत्री विभाजन इसके बाद, मेन समसूत्री विभाजन का कार्य इसके बाद चालू हो जाए। समसूत्री विभाजन का कार्य तो प्रारंभिक अवस्था जो रहती है इंटरफेस, उसी से चालू हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत ही अलग ही एक एरिया दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, पहले तो हम एनाफेज के बारे में समझते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जब समसूत्री विभाजन के, ये उस अवस्था के बारे में बताता है जब समसूत्री विभाजन के इस अवस्था के आरंभ होते ही प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर जो था वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अलग ही दिखाई दे रहा है, एक भाग ये हो गया,
एक भाग ये हो गया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझना। इसमें एनाफेज क्या होता है? समसूत्री विभाजन के इस अवस्था के आरंभ होते ही प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर जो था, सेंट्रोमियर को दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक भाग तो ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र के क्रोमेटिड अब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी क्रोमेटिड थे वो अब अलग अलग हो गए। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है डायग्राम में। कुछ भी चीज़ समझनी हो डायग्राम खोलो, डायग्राम में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। बाकी अब थ्योरी कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन डायग्राम में यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि समसूत्री विभाजन की इस अवस्था के आरंभ होते ही प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद जब दो भागों में विभाजित होने के बाद इसका प्रत्येक गुणसूत्र में के क्रोमेटिड अब अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमेटिड जो है वो अलग अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद जब दोनों क्रोमेटिडों के मध्य एक तरह का विकर्षण शुरू हो जाता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों में एक दूसरे के विकर्षण शुरू हो जाता है। इसके कारण दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर खिसकने को हो जाते हैं। एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से ये झगड़ा कर लेते हैं और एक दूसरे से है ये एक ही ग्रुप में, एक ही गोलाई में, मतलब एक घर के अंदर है। ठीक है, ये ऐसा समझ सकते हो आप, एक घर के अंदर है। अब इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो ये दोनों घर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से इनका विकर्षण हो गया। ठीक है, विकर्षण पैदा हो जाता है। इसके कारण दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर खिसकने यानी जाने लगते हैं और तरकु धागों में भी एक प्रकार का खिंचाव पैदा हो जाता है, जिससे धागे धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर देते हैं और उन धागों का सिकुड़ना क्रोमेटिड को एक दूसरे से दूर खिसकने में मदद करता है। ठीक है, जो ये धागे दिखाई दे रहे हैं क्रोमेटिड तरकु धागे, ठीक है, ये धागे सिकुड़ते हैं। ये सिकुड़ते हैं तो ये जो सेंट्रोमियर अपने जो दो भागों में विभाजित हुआ, इन दोनों को अलग अलग होने में मदद करते हैं। ठीक है, धागे धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर देते हैं और धागों के सिकुड़ने से ही क्रोमेटिड जो सेंट्रोमियर के भाग है, क्रोमेटिड को अलग अलग होने में मदद करता है ये। और इसी खिंचाव के कारण दोनों क्रोमेटिड कोशिकाओं के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। पहुंच गए, ये डायग्राम में भी पहुंच गए हैं। दोनों ध्रुव दोनों कोशिकाओं के दोनों ध्रुवों पर पहुंच गए। गुणसूत्रों का आकार कैसा हो गया? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कैसा हो गया? यू या वी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, यू या वी की तरह हो जाता है। और प्रत्येक क्रोमेटिड गुणसूत्र कहलाते हैं। जितने भी क्रोमेटिड बनते हैं इसमें प्रत्येक क्रोमेटिड गुणसूत्र कहलाते हैं। उम्मीद है आपको ये डायग्राम से समझने में आया होगा। ठीक है, चलते हैं समसूत्री विभाजन की आखिरी अवस्था टेलोफेज पर। समसूत्री विभाजन का आखिरी अवस्था है टेलोफेज। टेलोफेज इसमें क्या होता है? इसमें प्रत्येक कोशिका ध्रुव में मौजूद गुणसूत्रों में प्रोफेज के ठीक विपरीत, प्रोफेज में जितना भी कार्य होता है प्रोफेज के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्रों में जलीयकरण शुरू हो जाता है। अब प्रोफेज अवस्था में हमने पढ़ा था कि जल से निर्जलीकरण चालू हो जाता है और टेलोफेज में जितना भी प्रोफेज में जितना भी कार्य हुआ उसका उल्टा कार्य हो जाता है। वहाँ पर जल का निर्जलीकरण होना शुरू हुआ था तो यहाँ जल का जलीकरण शुरू हो गया। ठीक है, प्रोफेज अवस्था का बिल्कुल विपरीत होता है इसमें, जिससे गुणसूत्र धीरे धीरे पतले और लंबे हो जाते हैं और वे स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसके साथ साथ गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से शुरू हो जाता है और इस प्रकार एक मात्र केंद्रक से दो संतति केंद्र बन जाते हैं। ठीक है, अब जितना भी प्रोफेज में हुआ था, प्रोफेज में होता है कि प्रोफेज जब इंटरफेस खत्म होता है तब प्रोफेज आता है और प्रोफेज में जल का निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, और जब जल निर्जलीकरण हो जाता है
तब उसमें गुणसूत्र की जो जाल है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, और जितने भी उसमें पतले पतले धागे रहते हैं वो सब दिखाई देने लगते हैं। लेकिन टेलोफेज में क्या होता है, जलीकरण शुरू हो जाता है, और जिससे गुणसूत्र धीरे धीरे पतले और लंबे हो जाते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देने लगते हैं। फिर क्या होता है कि गुणसूत्रों के चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी हो जाता है, और प्रोफेज में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली वहाँ से हट जाती है। ठीक है, इस प्रकार एक मात्र केंद्रक में दो संतति केंद्र बन जाते हैं। ठीक है, टेलोफेज में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि टेलोफेज वापस उस कोशिकाओं को भरण पूर्ण करके वापस उस कोशिकाओं को एक मजबूत कोशिकाओं का रूप देती है। पहले कोशिका टूटती है तो वो एक नॉर्मल कोशिका बनती है, लेकिन टेलोफेज जब आता है लास्ट अवस्था में तो ये उसका आकृति आकार सब यही प्रदान करता है। क्या होता है, प्रत्येक कोशिका ध्रुव में मौजूद गुणसूत्रों में प्रोफेज के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्रों के जलीयकरण शुरू हो जाता है, और उसके बाद गुणसूत्र धीरे धीरे पतले हो जाते हैं। जल के कारण धीरे धीरे पतले और लंबे हो जाते हैं, और वे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसके साथ साथ गुणसूत्रों के चारों ओर जब केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से शुरू हो जाता है, यानी वापस उसको कोशिकाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्रक झिल्ली का निर्माण शुरू हो जाता है, और इस प्रकार एक कोशिका मात्र केंद्रक में दो संतति केंद्र बन जाते हैं। ठीक है, और दोनों अलग अलग कोशिका हो जाती है। ये है डायग्राम, ये है टेलोफेज। डायग्राम में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है टेलोफेज। जो भी अभी पढ़ा है हमने वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जब एनाफेज चल रहा था दोस्तों, तो एनाफेज में ये दोनों ध्रुवों पर कौन गए थे, क्रोमेटिड दोनों ध्रुवों पर पहुंच गए थे, और वहाँ से ये दोनों एक दूसरे का विकर्षण कर रहे थे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को विकर्षण करके इतने दूर चले जाते हैं कि ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, और बीच में वापस ये जब ऐसा तो ये सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ कर वापस ये अंदर की ओर चला जाता है। ठीक है, ये अपना अंदर की ओर चला गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र थे वो विपरीत दिशा में खिसकते खिसकते अपनी ओर तारक काय के निकट पहुंच जाते हैं। जो तारक काय था उसके निकट पहुंच गए। ठीक है, तो तारक काय के निकट पहुंच गए, और प्रत्येक कोशिका ध्रुव पोल में मौजूद गुणसूत्रों के प्रोफेज के ठीक विपरीत कार्य करने लगता है। जब ये यहाँ पर पहुँच गया, ये दोनों एक दूसरे से मिल गए, और उसके बाद जब ये कोशिका जो है प्रोफेज अवस्था जो थी उस अवस्था का कार्य करने लग जाती, उस अवस्था के विपरीत कार्य। यानी प्रोफेज अवस्था में जल का निर्जलीकरण होता है, तो इसमें जल का जलीयकरण यानी हाइड्रेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, जिससे गुणसूत्र धीरे धीरे पतले व लंबे हो जाते हैं, और वे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि उनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, और केंद्रक जो न्यूक्लियस केंद्रिका जो है वह पुनः प्रकट हो जाती है, और साथ साथ गुणों के इसमें जो गुण हैं, गुण के चारों ओर जो केंद्रक झिल्ली रहती है उस झिल्ली का निर्माण होता है। ठीक है, जो केंद्रक झिल्ली है उस झिल्ली का निर्माण होता है। इस प्रकार एक मात्र केंद्रक से दो संतति बन जाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है दोस्तों, संतति केंद्र। अब ये यहाँ से टूटकर अलग अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, ये एक अलग कोशिका बनेगी, और ये एक अलग कोशिका बनेगी, और ये हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने एक कोशिका से दो कोशिका बनाकर अलग अलग कर दी है। ठीक है दोस्तों, जब ये समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाती है, कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। लेकिन जब समसूत्री यानी जब समसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है तब साइटोकाइनेसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। केंद्रक के विभाजन के पश्चात जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो उसे ही साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यानी कि जब केंद्रक का विभाजन भी हो जाता है तब हर एक उसके कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज अंदर की
भागों का विभाजन होता है। तो केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कोशिका द्रव्य का विभाजन एनाफेज अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन टूटने लगती है एनाफेज अवस्था में और टेलोफेज अवस्था में कंप्लीटली टूट जाती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन का जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, उसमें समसूत्री विभाजन, जब कोशिका का विभाजन होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। समसूत्री विभाजन द्वारा एकमात्र कोशिका से दो समांतर कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होता है, इनमें जो विभाजन के जो परिणाम, विभाजन के बाद जो रिजल्ट बनता है, ठीक है, तो उसमें जो निर्मित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, जितनी उस फर्स्ट वाली कोशिका में थी जिससे टूटकर दो कोशिका बनी है, उनमें उन गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इस विभाजन के परिणाम से ही कोशिकाओं के गुण मात्र कोशिकाओं के समान होते हैं। यानी कि वही, जब वो कोशिका फर्स्ट में थी, उस कोशिका के जब दो भाग हुए तो उसी के समान, मतलब वो एक मात्र कोशिकाओं के समान ही होते हैं। ठीक है, उनके गुणसूत्र उस पहली वाली के समान ही रहेंगे। ठीक है, यह विभाजन सभी जीवों में वृद्धि, क्या क्या कार्य है कोशिका समसूत्री विभाजन का, सभी जीवों का वृद्धि का आधार होता है। ठीक है, कोशिकाओं की वृद्धि से शरीर का विकास, क्षतिग्रस्त भाग का वापस सही करना, कहीं पर घाव लगे उसको सही करना, घावों को भरना, अंगों का पुनरुद्ध भवन, यानी जिस पुनरुद्ध करना मतलब वापस अंगों को वापस विकास करना, उनका कहीं कुछ टूट जाता है तो उसको वापस उसका विकास करना। इसी विभाजन के परिणाम स्वरूप, जैसे कि समसूत्री विभाजन है, उसी के कारण ये सब होना संभव होता है। ठीक है, कहीं पर घाव लग जाती है, कहीं पर कुछ टूट जाता है तो उसको वापस मरम्मत कैसे होती है, ये समसूत्री विभाजन के कारण ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा आज का, और इस टॉपिक से हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। जो टेस्ट में आपको अटेंड करना है, उन टेस्ट में आकर अटेंड करना है, और इस टॉपिक से हमें आने वाली हर एक क्वेश्चन में, आने वाली एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने की संभावना है, पूरे के पूरे मैं उस टेस्ट में करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लगभग क्वेश्चन, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको उस टेस्ट को देना है, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर एक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।